आपका ये भी कहना है कि इससे देश को बड़ी बचत होगी और भारत की जीडीपी पर भी कम से कम 1 से 1.5% का फर्क पड़ेगा। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा, कितनी, अगर हम रुपए के हिसाब से देखें तो कितना रुपया हमारे देश का बच सकता है? सुधीर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें हमारी कमेटी में एक हमारे बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, मिस्टर NK सिंह जी। उनको हमने कहा कि भाई इसमें एक स्टडी ग्रुप बनाइए इकोनॉमिस्ट का। उन्होंने बनाया, उसमें कुछ विदेशी हमारे इकोनॉमिस्ट भी आए, देश के भी इकोनॉमिस्ट थे, और सब लोगों ने एक ब्रेन मतलब स्टॉर्मिंग की और एक निर्णय पर वो ये निकले। उन्होंने कहा कि ये इस पर जो खर्चा आता है हमारा, ये आता है चुनाव पर, फ्रीक्वेंट चुनाव पर 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपया, और इसके अलावा ये सरकारी खर्चा है, मतलब मोटे तौर पर। इसके अलावा आम मतदाताओं का खर्चा अलग होता है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो ये अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो ये आपका सिमट करके जो है मुश्किल से जो है आपका 50,000 करोड़ रुपया आएगा, मतलब 5.5 लाख करोड़ की जगह 50,000 करोड़। अब ये जो बचत हो जाएगी तो ये बचत आपकी जीडीपी को बढ़ाएगी, जीडीपी को ग्रोथ को बढ़ाएगी, यही आपकी जो इन्फ्लेशन को कमी करेगी, आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ऐसा कहा गया, और लबोलबाब ये कि इसका जो परिणाम आएगा, आखिरी परिणाम आएगा, वो 1 से 1.5% जीडीपी इससे बढ़ने की संभावना है। आपको ऐसा लगता है कि इससे वोटर परसेंटेज भी, वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बढ़ेगा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक थकान सी होने लगती है वोटरों को। वोटर, हम कहते तो हैं ये उत्सव है, लेकिन वोटर थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे वोटिंग परसेंटेज हमारे देश का जो अभी लगभग 60-65% रहता है, ये ऊपर जा सकता है? आपकी बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि मैंने स्वयं देखा है इसको। कहीं पर भी ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, एक आप गांव की बात ले लीजिए, क्योंकि गांव में जल्दी से मैसेज पहुंचता है। एक गांव की बात लीजिए, यदि किसी नेताओं की 2-4 गाड़ियां पहुंच जाती हैं, पता लग गया गांव वालों को कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आए हैं तो वोट मांगने आएंगे। अब वो क्या करते हैं, वहाँ और तो कोई काम है नहीं, तो वो अपना घर छोड़ करके, घर में जो बड़ी बूढ़ी महिला होगी उसके सुपुर्द करके, और जो है अब खुद अपनी पत्नी को, बच्चे स्कूल चले गए नहीं तो नहीं गए हैं तो उनको खेतों पे ले जाते हैं। खेतों पर काम नहीं है कुछ, लेकिन ले जाते हैं और पता करते हैं कि ये जो नेता लोग आए थे ये हमारे गांव से चले गए कि नहीं चले गए। ये क्यों, ये अवॉइड क्यों? ये इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको थकान हो गई है, बार बार चुनाव डालना, बार बार वोट डालना, और ये वो उनकी खातिर, नेताओं की खातिरदारी करना। यही शहरों में भी है। तो ये मुझे लगता है कि वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। कितना आपको लगता है कि जंप आ सकता है वोटिंग परसेंटेज में? क्या आपको लगता है 10% के आसपास, 15%? हम 60-65 से 75% तक जा सकते हैं? कई विधानसभाओं के परिणाम हुए, लोकसभाओं के परिणाम हुए, और उनमें ये आया है परिणाम निकल करके कि जिनके फ्रीक्वेंट इलेक्शन के तहत, अभी आप देखेंगे अभी रिसेंटली कुछ चुनाव हुए जी, उनमें जो है वो परसेंटेज घट गया फ्रीक्वेंसी की वजह से। और ये जो है आप, मुझे लगता है कि 10 से 12 तो मिनिमम से कम हो सकता है। इसलिए जब सबको लगे कि भाई 5 साल में ही हमें तो एक बार वोट देना है, अब उनको लगेगा इस बार नहीं दिया तो फिर अगले फिर 5 साल बाद आएगा, तो उनको ये लगता नहीं, जाना चाहिए, सब लोगों को जाना चाहिए। और वाकई में वो उत्सव की तरह होता है जाके। अभी एक और मैं उदाहरण इसी से लिंक, हालांकि उसका कोई गलत अर्थ ना लगाए, हमारे देश में त्यौहार बहुत होते हैं, हर रिलीजन में त्यौहार होते हैं और संख्या बहुत होती है। एक त्यौहार होता है, एक ऐसा है रिलीजन क्रिश्चियनिटी, अब वो साल में एक त्यौहार करते। अब देखो कि वो वाकई में वो उसको उत्सव की तरह मनाते हैं, भले वो 15 दिन तक मनाए, 10 दिन तक मनाए, वो मनाते हैं, और मनाते हैं अच्छी तरह से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। जी, इसीलिए 2021 से 2024 के बीच लगभग 25 असेंबली इलेक्शन हुए हैं।
तो हम कहते हैं कि ये उत्सव है, लेकिन आप सोचिए कि 3-4 साल में ही 25 उत्सव आ गए, तो लोग कई बार उत्सव मनाते मनाते भी शायद थक जाते होंगे। ये किसका रीज़न हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? साथ साथ चुनाव कराने के लिए जितनी ईवीएम हमें चाहिए, जितनी सुरक्षा चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या ये हमारे पास है? और इस पर भी तो पैसा खर्च होगा। इस पर जो पैसा खर्च होगा बहुत नॉमिनल खर्च होगा, जितना हम चुनाव पे खर्च करते हैं उसकी तुलना में बहुत नॉमिनल होगा। इसकी व्यवस्था के लिए हमने ये इंश्योर किया था कि हमारी कमेटी में जो जिम्मेदार लोग हैं इन दो बातों के लिए, एक तो डिप्लॉयमेंट के लिए, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए, चुनाव कराने के लिए, आज भी होता है लेकिन यदि संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा संख्या चाहिए, और दूसरी ईवीएम्स की मशीन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी कौन गारंटी देगा? ये कमेटी डिसाइड भी करती है कि यस ये प्रपोजल जो है अच्छा है देश के लिए, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? इसीलिए हमने जो है उनको होम मिनिस्ट्री को कहा, होम मिनिस्टर बिकेम ए मेंबर, लॉ मिनिस्ट्री, ईवीएम्स का सप्लाई जो होता है वो लॉ मिनिस्ट्री, जो बजट होता है वो लॉ मिनिस्ट्री देखती है, लेजिस्लेटिव विभाग, तो उनको हमने बुलाया, उनसे इंश्योर किया कि भाई इसमें बढ़ेंगी जा करके, आप इसकी व्यवस्था कर सकते हो, तो दे एश्योर्ड कमेटी कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं, और वो नॉमिनल खर्चा होगा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें समय चाहिए, समय ईवीएम को परचेज करने के लिए हमें कम से कम 2 साल चाहिए, ये डबल करने। तो ये लागू 2029 में ही हो पाएगा? ये हम नहीं कह सकते, ये सरकार और पार्लियामेंट पर निर्भर करता है, ये उनके विजडम पर निर्भर करता है। जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कितने मैन आवर्स आपने इस रिपोर्ट को बनाने में लगाए, कितनी आपने मीटिंग्स की, कितने लोगों से आप मिले, और कुल मिलाकर आपने इस पर कितना समय लगाया? इसमें मोटे तौर पर लगभग 6 महीने लगा। 3 महीने तो हमारा जो है वो इन्विटेशंस को बुलाना और ये हो, उसके बाद हमने इंटरेक्शन शुरू किया। 2 महीने करीब हमारा डे टू डे बेसिस पर हमारा इंटरेक्शन, जो हमें ऑफिस मिला था उसमें हमारे सभी मेंबर्स आते थे और डे टू डे बेसिस पर हमने किया, और कभी कभी हमें अलग से मिलना पड़ता था। इसके आप देखेंगे रिपोर्ट करीब ये 18,000 प्लस पेजेस की है, 18,000 कुछ पेजेस की। इतनी बड़ी रिपोर्ट मुझे बताया गया कि आज तक भारत सरकार में किसी कमेटी ने नहीं सबमिट किया। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इस रिपोर्ट को लेकर के इसको समझने के, इस मुद्दा को समझने के लिए, इस इशू को में डीपर जानने के लिए अगर कोई तैयार है तो उसको हो सकता है 1 सप्ताह का समय लगे, 6 दिन लग सकते, 5 दिन लग सकते। एक दिन बैठना शुरू करेगा, सुबह अपनी टेबल पे लैपटॉप देखा है, आपका दूसरी चीज़ों को कंप्यूटर निकाला और उसमें एक एक चीज़ देख जो हमने रेफरेंसेस दिए हैं ना, वो रेफरेंसेस सारे इसी में एज एनेक्चर है। आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। एक तो इसका है, ये वॉल्यूमिनस है, 21 वॉल्यूम में बनाई है, 21 वॉल्यूम्स। दूसरी चीज़ ये है, इसमें 190 लगभग हमें 190 डेज, 190 लगभग 190 एक फिगर आ रही थी जी। नहीं 190 डेज नहीं, 190 आवर्स है, 190 आवर्स, सॉरी 190 आवर्स। और इसके साथ ही साथ जो हमने इंटरेक्शन किया उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग इन द ये है कि रियली दे आर रियली स्टेक होल्डर्स। पॉलिटिकल तो हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमने इसको मांगा पब्लिक से कि आप हमें सजेशंस दीजिए। अब पब्लिक में जब हमने सजेशंस दिया, सबसे मांगे, लगभग 100 से अधिक हमने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया, 100 से अधिक, 16 भाषाओं में दिया, 16 भाषाओं में। और उसके जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं कि भाई आप यस या नो, जो समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हमें बताइए, उसकी संख्या करीब 21,000 प्लस है, 21,000। उसमें 80% जो है वो दे हैव सपोर्टेड। अब आपको ऐसा लगता है कि आपने इतनी मेहनत की दिन रात, उसके बाद जब पार्लियामेंट में इस पर बहस होती है तो विपक्ष इसको एक दूसरा रंग दे देता है
और ये इस पर भी पोलराइजेशन हो जाता है और देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है। आपको इसका दुख होता है? नहीं, हमें दुख नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। वो तो आप अच्छा काम करेंगे, जिसको विरोध करना वो करेगा, आप बुरा काम करोगे उसको भी लोग सपोर्ट करने वाले हैं, ये अच्छा है। तो ये चलता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है, उससे मुझे पीड़ा नहीं होगी। और वो ब्रांडिंग, नॉन ब्रांडिंग, अनब्रांडिंग, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये है, मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा, देशवासियों से अपील करना, इन राजनीतिक दलों से अपील करना। हमारे चैनल के माध्यम से इस समय आप कर सकते हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, इसको आप पढ़िए, आपका भविष्य इसी में है। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट लागू हो जाएगा, दिस विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। अब मैं थोड़ी सी बात मेरी अभी पूरी नहीं हुई। इसमें जो हमने बुलाया किस किस को, फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर इन द सेंस ये कि भाई ये जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं इनको कैसे, ये सही है या गलत है, उन्होंने बताया कि ये गलत है। हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं भारत सरकार के, वो हमने 4 बुलाए फार्मर, और चारों ने इस पर सहमति दी। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं भी अपने कार्यकाल में इस पर मैं एग्री था, ये हो नहीं पाया, उन्होंने दिया। इसके अलावा ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हमने एसोचैम को बुलाया, फिक्की को बुलाया, आईसीसी को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बुलाया, उनको बुलाया। इसी तरीके से जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सिटिंग और नॉन सिटिंग, उन सबको बुलाया। आपको बड़ा एक और फैक्ट मुझे जो बताया गया वो रिकॉर्ड में भी है। महाराष्ट्र के जो हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बनाया, उन्होंने कहा साहब कि महाराष्ट्र में इलेक्शन रिलेटेड लिटिगेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है, और आउट ऑफ 365 डेज जो है वो 300 लगभग 300 दिन जो है वो चुनाव में चले जाते हैं महाराष्ट्र। कहीं एक ज़िले में हो रहा, कहीं दूसरे ज़िले में हो रहा, कहीं इस तहसील में हो रहा, कहीं दूसरी जगह, 300। और उन्होंने इसी दौरान हमें एक दिन, ये 3 दिन पहले मैं गया था लखनऊ, दिल्ली एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल लॉन्ज में एक दिन हमें वहीं पर उस दिन जा रहे थे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वहाँ चर्चा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जितना लिटिगेशन होता है इलेक्शन रिलेटेड, उसमें महाराष्ट्र टॉप्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र स्टेट से जो है लिटिगेशन आती है जी। अब इन सब लोगों को जो हमने इनवाइट किया, और इसके अलावा भी तो इन सबको इनवाइट किया, इतने स्टेक होल्डर्स को किया, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि देश का कोई है। सबसे बड़ी बात ये, वो जो हमने आपको विज्ञापन की बात कही थी और उसका रिस्पांस जो हमें मिला, रिस्पांस ये नहीं हमें मिला कि किसी विशेष रीजन से हमें मिला, नहीं, हमें लक्षद्वीप से भी मिला है, हमें अंडमान निकोबार से भी मिला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे भी हमें रिस्पॉन्सेज मिले और प्लस में मिले, सपोर्टिव मिले। ये हमने एक बहुत इसको व्यापक पैमाने पर, इसमें सही माने में एक ईमानदारी से जो हमें असाइनमेंट मिला था सरकार की ओर से, वो हमने पूरा किया।